Good afternoon. Today we will see next topic, that is static memory partitioning. Before now we have seen overview of a memory management, overview of a memory partitioning, function of a memory management, that is process isolation, tracking of a memory location, automatic allocation of a management, long term storage, support of a modular programming, protection and access control, and keeping the status of a main memory location. After that, we have seen memory partitioning. In that, the concept of fence register was there, and CPU should allocate or create a address which should be greater than or equal to the fence register. Every address smaller than fence register, that is from roll value 0 up to the fence register, is invalid for the user. But if we are assigning the address over the fence register, that is above the fence register, then it is the legal address. Okay, then we have seen the static partitioning, and there are two types, fixed value static partitioning and डिफरेंट वैल्यू, मतलब जिसमें सेगमेंट डिफरेंट डिफरेंट होते थे, वो वाला पार्टीशनिंग. ओके, बट now we will see how exactly the partitioning or the after partitioning memory assignment is performed. Check out this diagram. Consider this diagram. Monitor, that is the value starting address, is started, which is in the upper side of a diagram. Figure number 5.6a MFT with separate queue for each region. मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि देयर आर सेपरेट क्यू. रीजन कितने हैं? तो 3 रीजन्स है. पहले ये पढ़ लो. रेसिडेंट मॉनिटर, उसकी रेंज कितनी है? तो 12K. वेरी स्मॉल जॉब मीन्स यहाँ पे हम लोग ने एक रेंज वाइज जॉब डिसाइड किए है. वेरी स्मॉल जॉब साइज अप टू 2K, एवरेज जॉब साइज अप टू 6K, एंड लार्ज जॉब साइज अप टू 12K. ओके, तो मॉनिटर मतलब सबसे पहला वाला कौन सा? ये ऊपर वाला पार्ट. इसको कितनी वैल्यू असाइन कर दी हम लोग ने? 12. आफ्टर डैट वेरी स्मॉल जॉब, जो सबसे छोटे जॉब रहेंगे उनके लिए क्या है? 2K. उसके बाद एवरेज जॉब मीन्स द जॉब्स विच आर बिगर देन स्मॉल जॉब एंड स्मॉलर देन लार्ज जॉब, दे आर the average jobs. And after at the end last there are the large jobs, that is up to 12K. So you can see in a diagram very higher side in a diagram, but actually it is at the lower side of the memory. So it is the monitor, then first range is up to 2K, then second is up to 6K, and then next is the 12K. सो जैसे भी आपके पास अलग अलग जॉब आएंगे वो असाइन करने हैं, असाइन होंगे कहाँ पे, या फिर हम लोग असाइन करेंगे उसको अकॉर्डिंग टू द रेंज और अकॉर्डिंग टू आवर साइज विच वी हैव अलोकेटेड. सो देखो, सबसे पहला एक क्यू बना लिया मैंने. मेरे पास 3 क्यू है, लेकिन ये क्यू क्या लॉजिक से बनाए हुए हैं कि वहाँ की प्रोसेसेस को जो मेमोरी रिक्वायरमेंट है वो पर्टिकुलर वही सेगमेंट तक जाएगी. जैसे Q2 मतलब 2K के लिए Q2 बनाया ऐसा मान लो, तो उसकी मेमोरी साइज प्रोसेस साइज कितनी है? देखो 2K 1K 2K. ओके, 6K वाली जो मेमोरी एलोकेशन है उसको नाम असाइन किया मैंने, मान लो Q6. कुछ भी दे सकते हो आप, Q6 6Q, वो एक नेमिंग है खाली. वहाँ पे देखो क्या है, 3K 4K. ओके, एंड थर्ड क्यू क्या है? 12 मतलब क्यू बनाया है 12 वाली जो मेमोरी साइज है उसके लिए. आप उसको ABC नाम भी दे सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि हमें यही नाम देना है. वहाँ पे कौन सी प्रोसेस फिट हो रही है? 7 11 8, दैट इज 7 11 एंड 8. ऐसा भी हो सकता है कि 2K वाली प्रोसेस में 12K के यहाँ पे रखे रखूँ, 6K वाली भी 12K के यहाँ पे रखे रखूँ, या फिर 2K वाली 3K यहाँ पे फिट कर दूँ. बट
हम लोग ने कैसे असाइन किया उसको, तो अकॉर्डिंग टू द साइज 1 एंड 2 के की जाएगी पहले क्यू में विच इज़ द Q2। दूसरी एवरेज जॉब वाली जाएगी 3 4 5 6 वाली, वो अप टू कहाँ पे जाएगी Q6 में। और उसके ऊपर वाली डेट इज 7 8 9 10 11 12 कुछ भी रहेगा वो कहाँ पे जाएगा 12 तक जाएगा। एडवांटेज क्या है कि हर एक रीजन के लिए यहाँ पे सेपरेट क्यू है। यानी अगर सिंगल क्यू रखते तो क्या होता, ये आगे वाले डायग्राम में मालूम पड़ेगा। लेकिन अभी 2K 1K वाली प्रोसेस ऐसे ही रन होगी, उसको रुकना नहीं है 12K वाले क्यू के लिए। 12K वाली प्रोसेस ऐसे ही रन होगी, जिसको रुकना नहीं है Q6 के लिए। मतलब देयर आर इंडिविजुअल क्यूज, that is Q2 Q6 Q12, each are designed and assigned for different segment of the different size, but this is called but this is implemented in a static implementation way. Now we will consider or see one diagram where there is a only one queue. यहाँ पे कितने क्यू है, क्यू नंबर 1 that is Q2, क्यू नंबर 2 that is Q6 और क्यू नंबर 3 that is Q12। 3 क्यू है। अभी मान लो मैं एक ही क्यू बनाता हूँ तो क्या होगा, ये देखो। तो क्या होगा कि डायग्राम तो सेम बन रही है, ऊपर मॉनिटर है। अभी यहाँ पे भले ही रीजन अलग अलग हो 2 6 12, बट मैंने क्यू क्या किया है, एक ही किया है। उसका नाम क्या रख दिया मैंने, क्यू। उसके अंदर एलिमेंट सॉरी प्रोसेस क्या क्या है, 5 2 3 7 7 1 4 एंड सो ऑन। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर रीजन के लिए कोई सेपरेट क्यू मैंने असाइन किया है क्या, नहीं। देखो 5K भी 6K में फिट होगा, 2K ऊपर 2K में फिट होगा, 3K 6K में फिट होगा, 7K लास्ट वाले में फिट होगा, बट ऑल आर इन अ ओनली वन क्यू, दैट इज द सिंगल क्यू। बराबर है। तो यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, एक ही क्यू इम्प्लीमेंट किया तो एक क्यू से आपका काम हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या हो सकता है, मान लो 5K वाली प्रोसेस है, वो असाइन कहाँ पे होने वाली है 6 में। उसके पीछे है 2K वाली प्रोसेस, तो 2K वाली प्रोसेस को क्या करना पड़ता है, 5K ख़त्म होने तक रुकना पड़ता है, जबकि 2K वाला ब्लॉक उसके लिए अवेलेबल है। वैसे ही देखो 7K वाला, 7K कहाँ पे फिट होगा 12 में, ये देखो। यहाँ पे जा सकता है, बट वो किसके लिए रुकेगा, 5K वाली ख़त्म हो 2K वाली ख़त्म हो, 5K वाली यहाँ पे जाएगी, लेकिन 2K वाली कहाँ पे जाने वाली है, यहाँ पे सॉरी 2K वाली कहाँ पे जाने वाली है, यहाँ पे। बट रास्ते में कोई तो है, उसके लिए उनको रुकना पड़ता है। तो इसके खुद के एडवांटेज डिसएडवांटेज है। कि एडवांटेज क्या है, ये देखो। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फिक्स पार्टीशनिंग इज सिंपल। ये पार्टीशनिंग सिंपल है। इन अ फिक्स पार्टीशनिंग ओवरहेड प्रोसेसिंग इज also लो, एंड फिक्स पार्टीशनिंग मेक एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोसेसर एंड IO डिवाइसेस। डिसएडवांटेज क्या है कि हम लोग को पहले ही एडवांस में मालूम करना रहता है कि कितने पार्टीशन हो, अपने प्रोसेस के साइज़ क्या हो। क्योंकि हम लोग अगर जानते हैं कि अवेलेबल मेमोरी स्लॉट क्या है और मेरी प्रोसेस के साइज़ क्या है, देन ओनली देन आई कैन असाइन दैट प्रोसेसेस। फिक्स पार्टीशन लिमिट द डिग्री ऑफ अ मल्टी प्रोग्रामिंग। मतलब मल्टी प्रोग्रामिंग नहीं हो सकता, क्यों, यहाँ पे चीज़ें डायनामिक हो रही है क्या, नहीं, स्टैटिक कर दी है, तो जो है वहीं पे जाए। ऐसा नहीं होगा कभी कि मैं 6K की मेमोरी मेरे पास एम्प्टी है, बट मेरी प्रोसेस कहाँ पे Q2 में, अलग क्यू में है, तो यहाँ से वहाँ पे आ सकती है क्या, नहीं, क्योंकि एवरीथिंग इज स्टैटिक। और जितना चीज़ें स्टैटिक रहती है वो भले सिंपल रहे, लेकिन आप सोचो आपके पुराने सब कंसेप्ट ट्री, एरे, बाद में कोई भी प्रोग्रामिंग, जितनी चीज़ें डायनामिक रहती है, चेंजिंग रहती है, उसकी उसकी कंपैटिबिलिटी, ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। एंड
यहाँ पे क्या होता है, इफ़ द वर्ड पार्टीशन इज बीइंग यूज देन इट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। मतलब पूरा का पूरा पार्टीशन अगर यूज नहीं हो रहा है तो इट कैन लीड टू द एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। आगे चल के ये इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन आएगा, बट यहाँ पे मीनिंग क्या है, इफ़ अ वोर पार्टीशन इज करंटली नॉट बीइंग यूज। पार्टीशन कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है, दिख रहा है देखो डायग्राम में, इज नॉट बीइंग यूज कम्प्लीटली, मतलब कंप्लीट यूज है क्या, नहीं। देखो P1 नाम की प्रोसेस है वो 2K की है ओनली, उसके बाद 6K क्या है, पूरा एम्प्टी है। आगे भी देखो 9K वाली प्रोसेस है, उसके बाद 3K एम्प्टी है, बराबर है। तो यहाँ पे इफ द वोर पार्टीशन इज करंटली नॉट बीइंग यूज, पार्टीशन पूरा है, वो पूरा का पूरा यूज नहीं हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। एंड इफ अ पार्टीशन बीइंग यूज बाय अ प्रोसेस रिक्वायरिंग सम मेमोरी स्मॉलर देन द पार्टीशन साइज देन इट इज़ कॉल्ड एज अ इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। मतलब क्या है, अगर पार्टीशन यूज कर रहा है बाय प्रोसेस, क्या है, रिक्वायरिंग सम मेमोरी स्मॉलर देन पार्टीशन साइज, मतलब पार्टीशन की साइज जो है उससे छोटी है प्रोसेस की साइज, मतलब प्रोसेस की रिक्वायरमेंट कम है और पार्टीशन बड़ा है, तो स्पेस जो बच रही है वो क्या हो, उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। यही कंसेप्ट आपको आगे चल के भी आएगा, यही चैप्टर में। वेट, टॉपिक नंबर 5.3.2.3.1 that is internal fragmentation and topic number 5.2.3.2 that is external fragmentation। ये दोनों में आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे खाली वर्ड आए थे, शॉर्ट में डेफिनेशन आई थी, ठीक है। अभी हम लोग ने क्या देखा, स्टैटिक मेमोरी पार्टीशनिंग। नेक्स्ट लेक्चर में ही थोड़े टाइम के बाद मैं पोस्ट करता हूँ, क्योंकि मेरा FDP प्रोग्राम चालू है AICT का। हम लोग क्या देखेंगे, डायनामिक मेमोरी पार्टीशनिंग, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इजी।